हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबने मेरी फर्स्ट वीडियो देख चुके होंगे। तो हम अपने कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कॉन्सेप्ट से पहले हमने एक वीडियो दी थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ पहले अकाउंटिंग के मीनिंग को देख ले। उसके बाद हमने अपना सेकेंड पार्ट किया था, दैट इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, जिसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में भी डिस्कस किया था, उसके कुछ ब्रांचेस के बारे में भी डिस्कस किया था। तो हम उसी कॉन्सेप्ट के सेकेंड पार्ट को आज करते हैं और आई होप आप सबने वो वीडियो देख लोगे। अगर किसी ने ना देखी हो तो प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए कॉन्सेप्ट का, देन ही आप सेकेंड पार्ट पे आइए ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ सके। तो हम अपने सेकेंड पार्ट से अपने बाकी के कॉन्सेप्ट जो पेंडिंग बच गए थे उसको आज से डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज सिक्स्थ कॉन्सेप्ट, दैट इज द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नाम सुन के हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा है। ड्यूअल एस्पेक्ट दैट मींस इसमें कुछ डबल सिस्टम होगा, है ना, टू साइड्स होंगी समथिंग। यस ऑफ कोर्स इसमें टू साइड्स भी हैं। तो देखिए कैसे, एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज टू एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट। कहते हैं हर ट्रांजैक्शन की जो साइड्स होंगी वो दो ही साइड्स होंगी, एक डेबिट साइड होगी दूसरी क्रेडिट साइड होगी। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैंने ये मार्कर को परचेज किया। अगर मैंने मार्कर को परचेज किया इसका मतलब यही है कि मार्कर मेरे पास आया, मार्कर मेरे को मिला, तो उसके बदले मैंने कुछ ना कुछ पे किया होगा, दैट इज अ कैश। तो अभी डबल सिस्टम हुआ ना, एक चीज मेरे को मिली तो एक चीज मेरे को देनी पड़ी। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों चीज मैं दे रही हूँ दोनों चीज मैं ले रही हूँ। अगर मेरे को कुछ लेना है तो उसके बदले में कुछ पे करना पड़ेगा। सेम एज अगर मैं कुछ दे रही हूँ तो उसके बदले में मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे हम सोल्ड करते हैं तो उसके बदले में हमें कैश मिलता है। तो यही डबल साइड को बताता है, अ डेबिट एंड क्रेडिट। According to this concept, every financial transaction involve two fold aspect। वही बात को रिपीट कर रहा है कि इसके दो फोल्ड एस्पेक्ट है। वो है कौन कौन से? yielding of benefit and the giving of that benefit। एक तो बेनिफिट को लेना, दूसरी उस बेनिफिट को देना। अब मैंने मार्कर लिया तो मेरे को एक बेनिफिट मिला, मार्कर के बदले मैंने कैश दिया तो दूसरे को एक बेनिफिट मिला। एक बेनिफिट ले रही हूँ और दूसरा बेनिफिट दे रही हूँ। हम इसको एक एग्जाम्पल के सामने समझते हैं। तो आइए देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ XYZ, या फिर मैं अपना नाम ही लिख देती हूँ, दीक्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹1 लाख। जैसे मैंने बोला कि मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 लाख रुपए लगा के, तो वो बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए तो लगाया, तो इसकी दो साइड्स कैसे होंगी? तो आइए देखिए, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम आ रहा है वो भी सेम इसी की तरह है, और एक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन भी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या जो फॉर्मूला होता है हम पहले वो लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन आती है जो इसी बात को बोलती है कि हमारी टू साइड्स है। वो टू साइड कैसी है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अभी अगर हम देखें तो हमारी दो साइड्स ही हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में बोला गया था कि हमारी दो साइड्स होंगी, एक डेबिट होगी और एक क्रेडिट होगी। अगर आप सबको पता हो तो बैलेंस शीट की भी दो साइड्स होती हैं, एक लायबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड होता है। तो आइए हम उसी को डिस्कस करते हैं। हम अभी इसी इक्वेशन के साथ ये एग्जाम्पल को समझते हैं। दीक्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹1 लाख। इसका मतलब मैंने कैपिटल लगाई तो बिजनेस स्टार्ट किया। अगर कैपिटल लगाई इसका मतलब ये मेरा कैपिटल में आ गया। और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरी लायबिलिटी कोई नहीं है। लायबिलिटी का मतलब होता है कि फ्यूचर में मेरे को कुछ पे करना, तो अभी के लिए तो मेरे को कुछ भी पे नहीं करना। लेकिन जो मैंने कैपिटल लगाई वो किस रूप में लगाई? एसेट के रूप में। और मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो हमने की थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, हमने समझा था आइडेंटिफिकेशन के बारे में, और वहां पे हमने देखा था कि हमें आइडेंटिफाई करना कि वो बिजनेस के या फिर पर्सनल। वो हम क्यों देखते थे? ताकि हमें पता चल सके एक्सपेंसेस के बारे में, ऑनर के और बिजनेस के। उस पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो मैं अपना पैसा अपने बिजनेस को दे रही हूँ, इसका मतलब मेरा ही बिजनेस मेरे को वो पैसा रिटर्न करेगा। तो इसी पॉइंट को अगर मैं देखूं तो इसमें भी मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दैट मीन्स कि मैंने कैपिटल दी बिजनेस को, तो वो कैपिटल मेरे को रिटर्न में आएगी। तो वो रिटर्न में कैसे आएगी? एसेट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में मेरे को कैश मिलना, फ्यूचर में बेनिफिट मिलना, दैट मीन्स कि वो मेरे को रिटर्न में आएगी। तो अगर हम देखें एसेट भी हमारे 1 लाख के हैं और लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी
1 लाख की। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही बताता है कि दोनों साइड ऑलवेज इक्वल अमाउंट से होगी, इक्वल डेट पे होगी और एक ही टाइम की वो ट्रांजैक्शन होगी, सिंगल टाइम की ट्रांजैक्शन होगी। जैसे हम एंट्री पास करते हैं एक डेट पे, सपोज मैंने बोला ये 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, तो 1 जनवरी को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 जनवरी को ही डेबिट क्रेडिट हुआ और 1 जनवरी को दोनों की अमाउंट सेम होगी, उसी को हम ड्यूल एस्पेक्ट बोलते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम से कुछ क्लियर है कि हमें इसमें कुछ ना कुछ मैच करना पड़ेगा, किसी आइटम को एक दूसरे के साथ मैच करना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस में हम मैच ही करेंगे, तो देखते हैं किसको मैच करना है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो ये कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के साथ मैच करता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे अकाउंटिंग पीरियड में हम क्या करते थे, रिजल्ट निकालते थे, तो ये पॉइंट भी हमें रिजल्ट निकालने के लिए, मतलब हमारे प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में ही हेल्प करता है। तो एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट। कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट काम क्या है, क्यों बिजनेस कर रहे हैं, ताकि हम डिटरमाइन कर सके अपने प्रॉफिट को, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। सो प्रॉफिट को हम क्यों डिटरमाइन करेंगे, अब ये क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट को हम डिटरमाइन करेंगे, सो इट इज नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद एक्सपेंडिचर, ताकि हम अपने रेवेन्यूज को अपने एक्सपेंडिचर के साथ मैच कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि जो मेरी इनकम है, जो मेरा रेवेन्यू है वो 50,000 है, मेरे को, मैं कहीं जॉब कर रही हूँ तो मेरे को वहां से सैलरी मिल रही है 50,000। तो लास्ट में मैं देखूंगी कि मेरे एक्सपेंडिचर कितने हुए, कि वो 50,000 के अबव जा रहे हैं या 50,000 के नीचे नीचे, मतलब नीचे नीचे हो रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि 50,000 सैलरी और मेरे जो खर्चे है वो 60,000 तक जा रहे हैं, इसका मतलब मेरे को लॉस हो रहा है, मेरा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जा रहा है। और अगर वो 50,000 के एक्सपेंसेस थे जो वो 40,000 में हो रहे हैं और मेरी सैलरी 50,000, दैट मीन्स कि मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये पॉइंट सिर्फ इतना बताता है कि हमें मैच करना पड़ेगा अपने रेवेन्यू को अपने एक्सपेंडिचर के साथ, ताकि हम अपने प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सके इजिली और अपने रिजल्ट तक पहुंच सके। क्योंकि हम अकाउंटिंग करते किस लिए हैं, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में बात क्या की जाती है, तो पहले हम देखते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसीडर्ड एज बीइंग अर्न्ड ऑन द डेट एट विच इट इज रियलाइज्ड ऑन दैट डाटा व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू बायर एंड ही बिकम्स लीगली लायबल टू पे। तो इसमें बोला क्या गया है, कहते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता किस बारे में है, ये कहता है कि हमें देखना है कि हमें अपनी एंट्री को रिकॉर्ड कब करना है, मतलब जब हमने परचेज किया या फिर जब हमने पेमेंट की। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हम ऐसे करते हैं, क्रेडिट परचेज कर लेते हैं, उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं कि हम अपनी ये गुड्स तो ले ली हमने, इसकी पेमेंट हम तुम्हें 15 दिन बाद या 20 दिन बाद करेंगे, एक टाइम पीरियड पे देंगे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम रिकॉर्ड कब करें एंट्री को, जिस दिन परचेज किया उस दिन या फिर जिस दिन पेमेंट की उस दिन। अगर हम वैसे देखें तो बनती तो पेमेंट के टाइम है, क्योंकि पेमेंट उस टाइम हमारे से गई है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमें जो रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिस दिन हमने परचेज किया उसी दिन। हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं तो हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला मैंने सोल्ड गुड्स टू एक्स, किसी पर्सन को मैंने सोल्ड की गुड्स एंड ये मैंने गुड्स को सोल्ड कर दिया इस टाइम पे। तो उस टाइम डेट क्या थी, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 1 फरवरी थी, 1 फेब को मैंने गुड्स को सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड की मैंने 5,000 की, मतलब इसकी जो अमाउंट थी वो 5,000 थी, लेकिन इसने बोल दिया कि ये क्रेडिट पे करेगा, मतलब हमें एक बिल ऑफ एक्सचेंज देगा जिसमें वो कहता है कि मैं जो पेमेंट करूंगा वो पेमेंट आपको थोड़े टाइम के बाद करूंगा। ठीक, ये 1 फरवरी होगी, ये 31 मार्च हो गया, और नेक्स्ट इज उसने बोला कि मैं 15 अप्रैल को उसने मेरे को पेमेंट की, मतलब मैंने जो पेमेंट रिसीव की वो 15 को की। तो अब मैं रिकॉर्ड किसके अकॉर्डिंग करूंगी, इसके अकॉर्डिंग, 1 फेब के अकॉर्डिंग। आई रिपीट, हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि मैंने गुड्स को सोल्ड किया 1 फेब को, मेरे को लेकिन पेमेंट रिसीव नहीं हुई, उन्होंने बोला पेमेंट बाद में होगी, लेकिन मेरे को पेमेंट रिसीव कब हुई, 15 अप्रैल को। तो जो मैं रिकॉर्ड करूंगी एंट्री वो 1 फेब के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाएगी, उसकी जर्नल एंट्री 1 फेब के अकॉर्डिंग पास की जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमें रिकॉर्ड कब कर।
आई होप आपको पिछले जो पॉइंट हमने किए वो कवर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, दैट इज एक्रियल कॉन्सेप्ट। एक्रियल कॉन्सेप्ट नाम से हमें क्लियर है, एक्रियल का मतलब हम आज से लगा सकते हैं। इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो ये आज से है। आज क्या है, आज के मतलब अकॉर्डिंग चलते हैं इसमें। तो ये कहता क्या है हम अब देखते हैं। A transaction is recorded at the time it is entered and not when settlement take place। कहते हैं इसमें ट्रांजेक्शन कब होगी, जब हमने रिकॉर्ड कब करना है, एट द टाइम इट इज एंटर्ड। जब वो एंटर हो चुकी है हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, एंटर करेंगे। एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस, ना कि वो सेटल कब हो रही है। सेटल मीन्स कब उसकी पेमेंट वगैरह डन हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सेल इज कंप्लीट, इट इज इमेच्योर वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। तो कहते हैं ये पॉइंट एक्रियल कहता क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमें पेमेंट रिसीव होगी या नहीं हुई। हमें मेन फोकस किस बात पे है, आज से। अगर आज मैंने ट्रांजैक्शन की है तो आज के आज ही मेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अपनी जर्नल एंट्रीज में। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, XYZ है कोई कंपनी जिसने परचेज किए गुड्स, परचेज्ड गुड्स 10,000 ऑन क्रेडिट on 1st April 2023। उसने गुड्स परचेज किए 10,000 के ऑन क्रेडिट पे, मतलब अभी पेमेंट डन नहीं हुई, ऑन 1st April 2023 एंड पेमेंट ऑन 15th September 2023। और जो पेमेंट की वो 15 सितंबर 2023 को की। अब पेमेंट अभी तक हुई नहीं है। जैसे अगर मैं आज की बात करूं कि आज वो ट्रांजैक्शन ही पेमेंट हुई नहीं, तो मैं रिकॉर्ड कब करूंगी, आज की आज, दैट मीन्स के 1st अप्रैल को 2023 को। दैट मीन्स एक्रियल कहता क्या, हम एक्रियल नाम से याद रख सकते हैं आज को। तो ये पॉइंट सिर्फ आज पे फोकस करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कभी भी हो, कभी भी उसकी पेमेंट हो, कभी पेमेंट रिसीव करे, लेकिन ये फोकस किस पे करेगा, आज। दैट मीन्स के रिकॉर्ड कब करेंगे हम, आज में। आइए तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट हमें नाम से कुछ ना कुछ क्लियर हो रहा है कि इसमें कुछ एविडेंस का होगा, मतलब कुछ प्रूफ वगैरह होंगे। तो देखते हैं कैसे। Objectivity denotes reliability, trustworthiness and verifiable, which means that there is some evidence। ऑब्जेक्टिविटी का यहाँ पे मतलब कि एक एविडेंस के साथ, एक ट्रस्ट के साथ, एक वेरीफाइबल के साथ, एक वेरिफिकेशन के साथ। तो ये कहता क्या है, कहते हैं हम ये अकाउंटिंग तो कर रहे हैं, मतलब हमने बोला कि हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ सोल्ड कर रहे हैं। अगर हम उसको विदाउट बिल, विदाउट इनवॉइस करें तो हम उसको रिकॉर्ड करना हमारा थोड़ा वो इम्पॉसिबल सा हो जाता है। नो डाउट हम रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन क्या वो जरूरी है कि वो सही होगा, नहीं ना। वो जरूरी नहीं है कि जो हम वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सही हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने जो मेरे पास जो अमाउंट थी वो मैंने रिकॉर्ड करनी थी 101, लेकिन गलती से मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर दी। ऐसे चांसेस यस और नो हो जाता है ना। जैसे कई बार होता है कि ट्रांजैक्शन मेरे पास 500 की 3 तरह की ट्रांजैक्शन थी, तो जब मैंने रिकॉर्ड की, मैंने 2 रिकॉर्ड कर ली, तो मैं डाउट में रही कि मैंने तीसरी भी रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि वो सेम अमाउंट के साथ थी। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम एक ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, जो कहता क्या है कि जब भी हम पेमेंट करेंगे, जब भी पेमेंट रिसीव करेंगे, दैट मीन्स कि जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक एविडेंस को रखेंगे। और वो एविडेंस क्या है, एविडेंस शुड बी सच विच विल बी मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड, जो हमारी इन गलतियों को छुपाएगा, मतलब खत्म करेगा, और फ्रॉड्स को खत्म करेगा। तो उसके लिए हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, इनवॉइस को, ताकि हम जो भी ट्रांजैक्शन करें उसके कोई इनवॉइस हो, और बिल्स हो, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, समथिंग ऐसे होता है ना कि क्रेडिट पे कर रहे हैं। जैसे हमने अपने प्रीवियस पॉइंट में किया था कि हम क्रेडिट सोल्ड कर रहे हैं, तो अभी पेमेंट हुई नहीं, तो उसके लिए हमारे पास एक बिल होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, जिससे हमें पता होगा कि फ्यूचर में हमें इस पर्सन से इस डेट को इस प्लेस पे कितनी अमाउंट रिसीव करनी है। तो ये किसकी हेल्प से होगा, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट की हेल्प से। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो हमने कॉन्सेप्ट किए। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते, दैट इज अ कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन। हमने देखा था कॉन्सेप्ट हमारे अजम्पशन पे बेस्ड थे, और कन्वेंशन हमारी किस चीज़ को बताती थी, हमारे
आउटकम को, हमारे रिजल्ट को। तो आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें पूरा का पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा बताना पड़ेगा। अब क्या बताना पड़ेगा तो उसको देखते हैं। All the significant information related to economic affairs of the entity should be fully disclosed in the financial statement। अभी fully disclosed point हमें बताता क्या है, कन्वेंशन बोलती क्या है कि जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे हम सारी की सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। सारी की सारी चीज़ों का रिकॉर्ड करने का मतलब हम एक छोटी से छोटी एंट्री से लेकर बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि मैंने 1 रुपए की मैच बॉक्स खरीदी या 2 रुपए की एक पेंसिल खरीदी, तो मैं उस चीज़ को भी रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या बोलता है, हमें हर एक चीज़ की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे वो नेसेसरी है चाहे नहीं, ताकि हमें पता चल सके हमारी एक्चुअल फिगर, हमारी एक्चुअल प्रॉफिट्स या फिर एक्चुअल लॉस के बारे में। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की, आई होप आप सबने सुना होगा कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का एक थर्ड पार्ट है, जैसे हमने देखा था एसेज, ऐसे ही लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का मतलब होता है कि हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो लायबिलिटी हमारे पास 3 तरह की थी, जिसमें थर्ड थी हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हमें किस चीज के बारे में बताती है? तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हमारी थर्ड लायबिलिटी का टाइप है। तो हम देखते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होते हैं। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब है मे और मे नॉट, मतलब ये लायबिलिटी हमें फ्यूचर में पे करनी भी पड़ सकती है, हो सकता है ना भी करनी पड़े। और इसको हम शो कहाँ पे करते हैं? जैसे कि ये हमारी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के नीचे हम एक नोट पे शो करते हैं हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को। इस ये बताने का मतलब क्या है, क्योंकि उन्होंने बोला फुली डिस्क्लोज, हमें हर चीज के बारे में बताना, तो हम अपने कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के बारे में भी अपनी ट्रांजैक्शन में अपनी रिकॉर्डिंग के टाइम बताएंगे, ताकि एक्चुअल रिजल्ट निकल सके। अब कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होता क्या है? मे और मे नोट तो है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि हमें पता नहीं है कि हमें वो पैसा देना पड़ेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेके, उसमें क्या है कि अगर मैं केस हार गई तो मेरे को उसकी पेनल्टी 2 लाख या 5 लाख समथिंग पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं जीत गई तो मेरे को कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये मेरी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है कि हो सकता है कि पे करना पड़े, हो सकता है कि ना पे करना पड़े, तो उसके लिए प्रिपरेशन मेरे को अभी से करनी पड़ेगी, अगर उस टाइम इमीडिएटली मेरे को वो पैसे देने पड़े। तो फुल डिस्क्लोजर हमें यही बात बोलता है कि चाहे वो चीज इंपॉर्टेंट है चाहे नहीं, अगर हम देखें तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड, बट हमें उसको शो करना पड़ेगा अपने पॉइंट में। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी। अगर आप देखो मेटलिटी नाम से हमें कुछ क्लियर हो कि इसमें कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन होगी। मटेरियल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट है। जो हमने प्रीवियस पॉइंट किया उसमें हमने किया था फुल डिस्क्लोजर, चाहे वो इन्फॉर्मेशन जरूरी है चाहे नहीं, हमें सबकी सब डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहा है कि हमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, उसी इन्फॉर्मेशन को बताना है, डिस्क्लोज करना जो कि जरूरी है। तो देखिए कैसे, मेटलिटी रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस आइटम के लिए, उस इवेंट के लिए, हम सिर्फ उसी चीज के बारे में बताएंगे। An item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge would be influence the decision of the informed investor। मतलब अब मटेरियल इंफॉर्मेशन कब हमें कैसे पता लगे कि ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है? हमें जिस इंफॉर्मेशन से लगता है कि हमारे इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता है, वो डिसीजन चेंज कर रहा है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर नहीं करनी, या करनी है तो कितने % करनी है। जब इस हमें लग रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ उसके डिसीजन चेंज हो रहा है या चेंज हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो हमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात आ रही है, तो मैंने 1000 का क्या किया? पिज्जा परचेज किया, क्योंकि मेरे को भूख लगी थी, तो मैंने क्या किया? फिर पिज्जा परचेज कर लिया 1000 रुपए का। क्लियर? तो अगर मैं देखूं तो मेरे लिए 1000 नॉट वैल्यूएबल, क्योंकि अगर मैं पिज्जा खा रही हूँ 1000 का, तो इसका मतलब मेरे लिए 1000 रुपये कोई भी वैल्यू नहीं रखता, मतलब मेरे लिए मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसको रिकॉर्ड करना। लेकिन अगर इसी को मैं दूसरी सेंस में लेके जाऊं, जो लो इनकम पीपल हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो बेगर हैं,
उनके लिए 1000 रुपया क्या नॉट वैल्यूएबल होगा? नो ना, उनके लिए 1000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। दैट मीन्स कि उनके लिए ये मटेरियलिटी 1000 रुपया होगा, मतलब मटेरियल इंफॉर्मेशन होगी इस 1000 को रिकॉर्ड करना। देखिए जैसे मैं पिज्जा खा रही हूँ 1000 का, तो मेरे लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इसको रिकॉर्ड करना नेसेसिटी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके बिना अगर मैं ये 1000 रुपए को ना भी रिकॉर्ड करूं तो मेरे को लग रहा है इससे डिसीजन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू बेग, अगर मैं 1000 रुपए को ना रिकॉर्ड करूं तो डिसीजन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये 1000 रुपया उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो ये पॉइंट कहता क्या है कि हमें सिर्फ जरूरी बातों को ही रिकॉर्ड करना है जिससे हमें डिसीजन में इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट कन्वेंशन का क्या है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। आई होप आपने सुना होगा कंसिस्टेंसी वर्ड। तो कंसिस्टेंसी का आपको मतलब भी पता होगा। कंसिस्टेंसी मीन्स, जैसे हम बोल सकते हैं एक जैसा, ये सुनो एक जैसा। अब क्या एक जैसा? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमें क्या कहती है कि अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो एक ही मेथड के साथ करनी होगी तो हमें हेल्पफुल होगी। जैसे कि हम अपनी बात करें, हम कह रहे हैं कि मेरे को पतला होना है, तो उसके लिए मेरे को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, एक दिन मैंने एक्सरसाइज कर ली, वो दूसरे दिन छोड़ो क्या करनी है, या मैं थक गई हूँ, या मेरा मन नहीं है, होता है ना ऐसा हमारे साथ। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो ही हम उस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमें कोई भी आदत को अडॉप्ट करना, कोई भी हैबिट बनानी है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मेरे को सुबह जल्दी उठने की हैबिट बनानी है, तो उसके लिए मेरे को वो चीज को 21 डेज रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, तब वो मेरी हैबिट बनती है। तो वो क्या है? कंसिस्टेंट, कि मेरे को रोज उसी टाइम पे वो चीज करनी पड़ेगी, तो वो मेरी हैबिट बन जाएगी कि ऐसा होगा ही होगा। मतलब तब मेरे को ना अलार्म की जरूरत होगी ना किसी चीज की। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग में कहता है क्या कि अब हमें मेथड एक ही यूज करना है। तो कैसे? अकाउंटिंग practices once selected and adopted should be applied consistently year by year। कहते हैं हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो हम एक ही मेथड को अडॉप्ट करके ईयर बाय ईयर कोशिश करेंगे कि उसी मेथड के साथ हो। कोशिश नहीं, इट्स कंपल्सरी, कि वो कंपल्शन रखेंगे हम कि वो ईयर बाय ईयर सेम मेथड के साथ हो। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि मेरे को डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है, तो अगर हम देखें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। तो डेप्रिसिएशन मेथड से पहले हम देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन क्या था कि अकॉर्डिंग टू वेयर एंड टेयर हमारे एसेट्स की वैल्यू को डाउन होता है। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैंने आज की डेट में फोन परचेज किया, क्या कल उसका सेम प्राइस रहेगा? वो डाउन जाएगा ना। तो अकॉर्डिंग टू वेयर एंड टेयर जब एसेट की वैल्यू डाउन जाती है, रिड्यूस होती है, दैट इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं। आई होप आपको पता होगा। फर्स्ट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ये दो मेथड है। तो अब कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता गया कि हमें एक मेथड को यूज करना है अगर हमें अकाउंटिंग करनी है ईयर बाय ईयर। तो अगर मैं कह रही हूँ कि 2021 का रिजल्ट कैलकुलेट करना है, 22 का करना है, 23 का करना है, तो मैं क्या करूंगी? इन दोनों में से एक मेथड को यूज करके ही अकाउंटिंग करूंगी। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया 2021 में, तो 22 में भी सेम लगेगा, 23 में भी सेम मेथड लगेगा। तो कंसिस्टेंसी ये कहती है कि अकाउंटिंग करनी है तो एक मेथड को अडॉप्ट करके करें, ताकि हम ईयर बाय ईयर अपने रिजल्ट को कंपेयर कर सके। और लेकिन ये कुछ रीजन के कारण चेंज भी हो सकता है। वो रीजन सिर्फ दो ही रीजन है, हम हर बार चेंज नहीं कर सकते। पहला तो रिक्वायर्ड बाय लॉ के द्वारा हमें कोई नोटिस आ चुका है कि आप इस मेथड को ना फॉलो करके दूसरे मेथड के साथ ही अकाउंटिंग करोगे। सेकेंड, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स खत्म हो चुका है, उसकी जगह क्या आ गया? जीएसटी। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स का मेथड यूज नहीं करते। सेम अकाउंटिंग में भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि कोई एक मेथड खत्म कर दिया जाए, तब हम अपने मेथड को चेंज करके रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लेके आ सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें एक ही मेथड को यूज करके अपनी अकाउंटिंग को डन करना पड़ेगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज अ फोर्थ पॉइंट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। हमने पहले बाकी कन्वेंशन किए, अब लास्ट हमारा कन्वेंशन का पॉइंट है जो कि हमें किस बारे में बताता है, ये उसके बारे में देखते हैं। एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। इस लाइन में ही इस सारे कॉन्सेप्ट का मीनिंग हमें समझ आ रहा है। ये बोलता क्या है
कि एंटिसिपेटेड नो प्रॉफिट, अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में जाके हमें प्रॉफिट हो सकता है तो हमें उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना, उस चीज़ की खुशी नहीं मनानी। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हमें लॉसेस होंगे तो हाँ, हमें उस लॉसेस को इमीडिएट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ and has its origin as a safeguard against possible losses in the world of uncertainty। ये क्यों करते हैं हम? तो ये हमारा एक तरह से सेफ पॉलिसी है ताकि हम सेफ खेल सकें। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी क्या बोला कि जैसे सपोज ये हमारा 2023 चल रहा है, जैसे इसकी जो कैलकुलेशन होगी, मतलब 22 23 तो हो चुका है, 23 और 24 की कैलकुलेशन होगी तो वो 31 मार्च को होगी। अभी हमारा टाइम पीरियड चल रहा है सपोज 15 फरवरी और ये हमारा 31 मार्च। क्लियर? इस टाइम का पीरियड चल रहा है। तो ये पॉइंट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस पॉइंट पे आके मेरे को लग रहा है कि मेरे को लॉसेस हो सकते हैं। मैंने आई रिपीटेड हो सकते हैं, मैंने ये नहीं बोला हो गए। हो सकते हैं मतलब कि 31 मार्च को जब हमारा रिजल्ट निकलेगा तो लॉसेस हो सकते हैं। तो अगर हमें लॉसेस हो सकते हैं तो हम उसको क्या करेंगे, इमीडिएट रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसी पॉइंट में अगर हमें पता चल रहा है कि हमें प्रॉफिट हो सकता है, मैं बार बार हो सकता है फोकस क्यों कर रही हूँ क्योंकि अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। अभी टाइम पीरियड 15 फरवरी चल रहा है, 31 मार्च को रिजल्ट कैलकुलेट होंगे। तो अगर हमें लग रहा है कि इस टाइम पीरियड पे प्रॉफिट हो सकता है तो उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करना, उस चीज़ की खुशी नहीं मनानी है कि हो सकता है तो हम खुश हो जाएं। नो, क्योंकि वो हो सकता है, हुआ नहीं है अभी। वो हो सकता है होना में कन्वर्ट होता है या नहीं वो तो एंड सिचुएशन की बताएगी। लेकिन अगर हमें लॉस लगे तो उस लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि हम क्या हमें लिखा था ना यहाँ पे, इट इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, तो हम सेफ खेल सके। मतलब अगर फ्यूचर में लॉस होगा तो हमारे पास होना चाहिए ना लॉस को बियर करने के लिए, तो हम अभी से प्रिपरेशन करेंगे तभी तो सेफ प्ले कर पाएंगे, तभी तो वो लॉस बियर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमें इसी पॉइंट का करेक्ट समझाता है। प्रॉफिट हो सकता है नो रिकॉर्ड, लेकिन लॉस हो सकता है तो इमीडिएट रिकॉर्ड कर लो, उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लो। तो क्लियर है ये पॉइंट? आई होप आपको पिछले हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन किए थे क्लियर होंगे। हमने 10 कॉन्सेप्ट और 4 कन्वेंशंस की थी। जिसने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो आई रिकमेंड प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, देन आप सेकंड वीडियो पे आइए, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, देन आप कन्वेंशन पे फोकस कर सकते हो। और एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आप अपने फ्रेंड्स को बता सके, अपने फ्रेंड्स भी आपके फ्रेंड्स भी ये वीडियो देख सके, इस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सके और अपने 16 मार्क्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सके। थैंक यू सो मच।